everyone, welcome to class. Hope all of you are doing well. चलो start करते हैं class. In today's class, students, we are going to see what type of passages come in exam generally and what type of passages were there last year, right? If we take CAT 2023, all the passages slot 1, slot 2, slot 3. So generally, if we see, you get three type of passages: history, science, economics, or business, right? Similar kind of passages. Literature and philosophy used to be lesser, like maybe just one passage out of four, but lately if you see all three slots, literature और philosophy के passages ज़्यादा आए हैं और यही स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट्स. तो आपको दैट मीन्स इसकी रीडिंग हैबिट डेफिनेटली इम्प्रूव करनी है, isn't it? You have to read these articles. So जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है, थोड़ा बोरिंग लगता है, read more and more articles on those topics so that your comfort level increases. आपको उस एरिया की वोकेबलरी आपको समझ है कि वोकैब भी इम्प्रूव हो. सी एक एरिया की वोकेबलरी भी होती है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग इकोनॉमिक्स पैसेजेस, तो उसके एक सर्टेन वर्ड्स होते हैं जो आपको बाकी कहीं जगह नहीं दिखेंगे. और इफ़ यू रीड साइंस पैसेजेस, देयर आर सर्टेन वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी विच यू नॉट सी एनीवेयर एल्स. So vocabulary related to that particular field or subject, like is like developing that vocabulary is also quite important for you. So make sure you read all history, science, economics, literature on daily basis. I would say आपको ideally daily 3 to 4 articles read करने चाहिए, especially those which you find difficult. अगर आपको कोई area difficult लग रहा है, let's say economics, तो मे बी आप उसके पैसेजेस अभी के लिए सॉल्व मत करो, बिकॉज कैट 24 हम कर रहे हैं, आपको शायद डायरेक्टली आपको समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चंस आर गेटिंग रॉन्ग, यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड इट, एंड वोकेबलरी भी डिफिकल्ट है. बट व्हाट यू कैन डू इज़ कि ठीक है, इसके सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग. योर धीरे धीरे योर फेमिलियरिटी, कंफर्ट विल इम्प्रूव, एंड वंस योर फेमिलियरिटी एंड कंफर्ट विल इम्प्रूव, देन ऑफकोर्स जो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इकोनॉमिक्स पैसे समझ आ रहे हैं, तब आप उनको सॉल्व करना भी स्टार्ट कर लो. एंड ट्रस्ट मी, इट नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. अगर डेली के आप 3-4 आर्टिकल्स पढ़ रहे हो और एक आधा एटलीस्ट फ्रॉम अ डिफिकल्ट एरिया, तो अराउंड 1 से 2 महीने में, एक 1 मंथ में ही आपका एक अच्छा खासा फेमिलियरिटी और कंफर्ट आ चुका होगा. सो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट राइट सॉल्विंग पैसेजेस इन दैट एरिया विच एवर यू फाइंड डिफिकल्ट आफ्टर रीडिंग सर्टेन 30 to 40 articles. Now students, quick recap of what we learned in yesterday's class. Now हमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल प्राइमरी पर्पस, मेन आइडिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज, राइट? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज, राइट? स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, टोन ऑफ द ऑथर, सब पैसेज रिलेटेड है. मतलब आपको पूरा पैसेज समझना पड़ेगा तभी आप ये आंसर कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे. सो जिस्ट ऑफ एवरी पैराग्राफ इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. कनेक्शन बिटवीन पैराग्राफ्स, राइट? आपको क्या स्टोरी है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट? यू हैव टू देन मेन टॉपिक, मेजॉरिटी ऑफ द पैसेज में क्या है, हर पैराग्राफ में क्या चीज़ है, दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. थोड़ा सा आप ये भी देखो कि जो पैसेज है, मेन टॉपिक क्या होता है. मेन टॉपिक ज़रूरी नहीं है जो आपकी फर्स्ट 2 लाइन्स में पैसेज की हो. इट शुड बी पार्ट ऑफ एवरी पैराग्राफ. इट शुड बी कॉमन थीम ऑफ एवरी पैराग्राफ. दैट इज व्हाट यू कॉल मेन टॉपिक. या okay, so you have to see whether the passage is informative everyone or opinion based. Passage जो है वो informative type, informative as in generally science type of passages are informative. Opinion based literature, philosophy, history, ये सब पैसेज में आपको ऑथर का ओपिनियन जनरली लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा. तो मैं लिख देती हूँ लिटरेचर, फिलॉसफी, राइट, हिस्ट्री, इन सब में आपको मिल जाएगा, राइट? सो अगेन दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, नॉट नेसेसरीली कि एवरी टाइम हिस्ट्री पैसेज में एक ओपिनियन हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता है. अगर पैसेज इन्फॉर्मेटिव है तो मतलब आपके जनरली जो प्राइमरी पर्पस के ऑप्शंस होंगे, आप उसकी थोड़ी लैंग्वेज देखो, कहीं उसमें से एक्सट्रीम वर्ड तो नहीं क्रिटिसाइज हुई. इन्फॉर्मेटिव है तो क्या क्रिटिसाइज एंड क्या सपोर्ट, इजंट इट, या प्रेज. अगर हाँ ऑथर अपना ओपिनियन दे रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो शायद आपको ये सारे वर्ड्स देखें ना, अकॉर्डिंगली यू कैन चूज योर करेक्ट ऑप्शन. सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज वर्ड्स. बेस्ड ऑन दिस यू कैन मे बी फोकस ऑन ओके व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. दिस विल हेल्प यू इन प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कि ठीक है 4 में से 2 आपके निकल जाएंगे इफ़ यू नो द पैसेज इज इन्फॉर्मेटिव या ऑथर अपना एक पॉजिटिव या नेगेटिव ओपिनियन दे रहा है. ऑल्सो स्टूडेंट्स रिमेंबर वन मोर थिंग, अगर ओपिनियन ऑफ द पैसेज, ओपिनियन ऑफ द ऑथर पूछा जाता है या पैसेज में क्या लिखा है, सो ओनली ऑथर्स ओपिनियन इज ओपिनियन. अगर मैं बोलती हूँ ही थिंक्स लाइक दैट,
I am reporting you, I am informing you he thinks like that. It does not mean I am giving you an opinion. अगर मैं बोलती हूँ I think like that, then only I am giving you opinion, isn't it? So others opinion is still information. Only author's personal opinion, author का ही personal opinion is known as opinion. ठीक है? Hello Ritu, welcome to class. How are you? I hope you're doing well. एक बार जब आप पैसेज रीड कर लो, देन रीड फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ, बिकॉज इसी में आपके आंसर्स होते हैं. I would say yes. Critique means if author is saying both positive as well as negative about this, both things. For example, this novel was great, but the ending or the last chapter could have been better. तो मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, पर मैं एक नेगेटिव चीज़ भी निकाल रही हूँ. तो सिमिलरली अगर ऑथर किसी चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें बता रहा है, तो आपके ऑप्शन में वर्ड्स होंगे क्रिटिक, इवैल्यूएट, एनालिसिस, एग्जामिन, लाइक दैट. अगर सिर्फ पॉजिटिव बोल रहा है तो देन समथिंग लाइक प्रेज, अप्रिशिएट, अप्रूव, सपोर्ट एंड सिमिलर वर्ड्स सिनोनिम्स, राइट. अगर सिर्फ नेगेटिव है तो डिसअप्रूव, क्रिटिसाइज, रिफ्यूट. रिफ्यूट मीन्स टू अपोज, या आर्ग्यू, डिसमिस. डिसमिस इज टू रिजेक्ट, लाइक सिमिलर टू रिजेक्ट. सो दैट. यहाँ तक क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, राइट. अगर आपको प्राइमरी पर्पस, मेन आइडिया, ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑप्शंस ऐसे दिखते हैं जिसमें एक्सट्रीम लैंग्वेज है, एक्सट्रीम लैंग्वेज है एज इन वर्ड्स लाइक ओनली, ऑलवेज, नेवर, ओके, राइट. नेवर, एक सेकेंड, ये कैसा लिख रहा है? नेवर, सोली, सुपरलेटिव डिग्रीज, राइट. सुपरलेटिव डिग्रीज, फॉर एग्जाम्पल सुपरलेटिव एज इन बेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, फास्टेस्ट, इस तरह के वर्ड्स हों तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना. सी वर्बल में व्हेन वी से अवॉइडेबल्स, ऐसा नहीं कि 100%, बट मोस्टली सच काइंड ऑफ ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. सो यू जस्ट हैव टू कीप दैट इन माइंड. यस. नाउ कंपैरिजंस, राइट. कंपैरिजंस आपको देख रहे हैं. कंपैरेटिव लैंग्वेज एज इन दैन या एज गुड एज, बेटर दैन, समथिंग लाइक दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. आपको अपार्ट फ्रॉम पैसेज बेस्ड जनरल क्वेश्चंस यू गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू. सो अकॉर्डिंग टू से कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है या कोई लाइन रेफरेंस आपको गिवन है, कोई वर्ड्स आपको गिवन है. व्हेन यू नो, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता है कि यार मुझे इधर पे रीड करना है, आई हैव टू रीड दीज 2 लाइन्स, आई हैव टू रीड दीज 3 लाइन्स. सो देन रीड द क्वेश्चन केयरफुली. इन दैट केस वो कीवर्ड्स पिकअप करो, जो भी लोकेशन है सेकेंड पैराग्राफ से थर्ड पैराग्राफ, फॉर एग्जाम्पल रीड दोज लाइन्स, राइट. मीनिंग मैच करो. मीनिंग मैच मतलब एज ये थोड़ा सा रिकैप चल रहा है अभी कल के क्लास का. इफ एनी वन हु वॉज एबसेंट दे कैन रिवाइज, एंड दोज हु वर बेसिकली सॉरी हु वॉज एबसेंट कैन लर्न समथिंग न्यू, और जो थे थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे. फिर हम पैसेज बस अभी 5 मिनट में शुरू करेंगे, ठीक है. ऑल राइट. सो मीनिंग मैच आपको समझना है कि ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू टेक एग्जाम्स लाइक कैट 24, है ना, जैट. ये किसके लिए है? ये एग्जाम किसके लिए बनाए गए हैं? दीज आर मेड फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, दीज आर नॉट मेड फॉर स्कूल स्टूडेंट्स. सो यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड अ वर्ड मैच, ठीक है. यू नीड टू रिमेंबर दैट कि एग्जैक्ट जैसा मैंने पैसेज में पढ़ा है वैसा ही मुझे ऑप्शन से मिले, ऐसा तो नहीं होने वाला है. सो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज फ्रॉम सेकेंड पैराग्राफ. आपने ये सेकेंड पैराग्राफ पढ़ा, आपने ऑप्शंस देखे, 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो फर्स्ट पैरा में लिखी है, राइट. ऑप्शन डी में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो लास्ट में लिखी है, थर्ड पैरा में लिखी है. तो आप बोलोगे यार ये भी लिखा है मैम, ये क्यों नहीं सही है? क्योंकि सवाल तो सेकंड पैराग्राफ से है ना, तो सिर्फ वो वहाँ पे जो लिखा है आपको वो देखना है. दैट टू मे बी इन डिफरेंट वर्ड्स बट मीनिंग शुड बी सेम. आर यू गेटिंग दिस? डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं पर मीनिंग सेम होना चाहिए. सो इसीलिए एलिमिनेट एनीथिंग अबव एंड बिलो द लोकेशन. अगर आपको सवाल सेकंड पैराग्राफ से पूछा गया है तो फर्स्ट या थर्ड या फोर्थ पैराग्राफ में क्या लिखा है उससे अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस इजी नहीं दिए जाएंगे कि भाई जो सही है वो सही है, बाकी तो गलत है, बाकी तो लिखा ही नहीं है. वो भी लिखा ही होगा बट दैट्स नॉट आस्क्ड, वो पूछा नहीं गया, ठीक है. इवन इन दीज क्वेश्चंस यू हैव टू अवॉइड एक्सट्रीम लैंग्वेज लाइक ओनली, ऑलवेज, नेवर, सुपरलेटिव डिग्रीज लाइक बेस्ट, worst, fastest, etc. Clear everyone? Should we move to next slide? Please tell me. हाँ ठीक है. Now the indirect questions are the most commonly asked questions in CAT exam as well as ZAT exam. आपने अगर ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता. और रीडिंग आरसी में अच्छा आ गया तो बाकी तो फिर क्या है, 70% पोर्शन ऑफ वर्बल इज आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ओनली. सो मोस्टली और मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज दिस ओनली, इन्फरेंस. एक सेकेंड मैं कमेंट्स देख लूँ.
यस यस एनर, कोई भी बुक्स अगर आपके पास में है तो वो इनफ है, दोज आर रियली गुड बुक्स, उससे काफ़ी सारा एक्सटेंसिव मटेरियल, अच्छा मटेरियल, सो यस मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप उससे ही सॉल्व करो। यस ठीक है। एट द सेम टाइम आप एवरी वन नीड्स टू अंडरस्टैंड, देखो बिफोर वी मूव अहेड आई नीड टू टेल यू समथिंग अबाउट योर प्रेपरेशन स्टूडेंट्स। प्रेपरेशन हम लोग 3 फेजेस में करते हैं। एक बार आपका स्कूल जब ओवर होता है, जब आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रेप करते हो, अभी तक हमें क्या आदत है, यस 2 RC डेली अगर कोई अभी से कर रहा है उसका 100% RC अच्छा ही जाएगा, वो 3 RC मिनिमम अटेम्प्ट करके आएगा और उसके मैक्सिमम सही होंगे। यस एंड सो गुड स्ट्रैटेजी, अगर आप उसको इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो ना। एक चीज़ सुनो स्टूडेंट्स की, एंट्रेंस एग्जाम्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अनलाइक स्कूल एग्जाम्स देयर इज नो फिक्स्ड क्वेश्चन कि यार मैंने फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में कैसे होता कि CBSE या ICSE बोर्ड में हम जो भी स्टूडेंट्स होते थे, एक बुक पढ़ी हमने, उस बुक में से जो भी मैंने पढ़ा है वही क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। तो इफ़ मैंने रटा भी है तो भी मैं आंसर कर सकती हूँ, मैं रटने वाली नहीं हूँ, लाइक मैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टूडेंट हूँ तो भी मैं आंसर कर सकती हूँ। ऐसा कुछ बहुत कुछ नहीं करना है। बट ना एंट्रेंस एग्जाम में कोई फिक्स्ड क्वेश्चन, यू डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड क्वेश्चन विच आर गोइंग टू गेट। व्हाट डू यू हैव, यू ओनली हैव फिक्स्ड टॉपिक्स, इजंट इट। तो उन टॉपिक्स में आपको बेस्ट होना है, जो बेस्ट होगा उसी का 99% आने वाला है, इजंट इट। अरिथमेटिक सबको आ जाएगा एग्जाम तक सॉल्व करना, RC सबको आ जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा अरे मुझे तो पता ही नहीं है, आई डोंट नो कैट में किस तरह के RC पूछते हैं। आप प्रैक्टिस रोज करोगे बहुत सारे क्लासेस में तो यू विल नो ओनली, देयर इज नो लाइक नो नथिंग न्यू अबाउट इट, बट कैन यू डू इट बेस्ट एवरी सिंगल डे, दैट्स द थिंग। और उस चीज़ को बेस्ट, किसी भी चीज़ को बेस्ट करने के लिए स्पेशली 2 लाख लोगों से आपको बेटर अगर होना है तो डेली प्रैक्टिस लगेगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, इजंट इट। तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि क्या बुक्स इनफ है, मैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रही हूँ, कभी समटाइम्स बुक्स आर इनफ। आई हैव सीन स्टूडेंट जो किसी भी एक बुक से सॉल्व करते हैं उनके लिए इनफ होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 2 डिफरेंट कोचिंग सेंटर से बुक्स करते हैं सॉल्व, फिर भी इनफ नहीं होता है, राइट। बहुत सारे 50 मार्क्स लेते हैं फिर भी इनफ नहीं होता है। सो द की हियर इज टू मे बी यू डू लेस, कम करो, जिस एवरी बुक इज़ फाइन, बट हर क्वेश्चन जब भी गलत होता है उसका एनालिसिस करो, ठीक है, और फिर आगे बढ़ो। ये करने से आपको लगेगा स्टार्टिंग में क्या मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है यार, मैं 10 क्वेश्चन आई कुड डू, नाउ आई एम जस्ट डूइंग लाइक से 5 क्वेश्चन एनालिसिस के चक्कर में, बट ट्रस्ट में आपकी एक्यूरेसी इससे बहुत अच्छी बढ़ेगी। और एक बार सही आना शुरू हो जाएंगे तो स्पीड को बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। आप एग्जाम के 2 महीने पहले भी 3 महीने मॉक शुरू करोगे, अब स्पीड तो आपके टाइमर की उससे बढ़ जाएगी। स्पीड टेक्स जस्ट 40 to 50 days, एक्यूरेसी टेक्स मोर टाइम एंड यू हैव टू वर्क। सो आर यू गेटिंग कैसे हमें इसको अप्रोच करना है एग्जाम को, कैट कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को ऐसे ही करना है, स्पेशली अपने कैट 24 को। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर फिक्स्ड टॉपिक्स, नो फिक्स्ड क्वेश्चन। सो येस अनर, जो आपने मुझे पूछा है 100% आप जो फॉलो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। 2 RC डेली करो, बुक फॉलो करो एंड नहीं, अगर आप 2 RC डेली कर रहे हो देन यू डोंट नीड एनीथिंग। बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स RC स्टार्ट तो करते हैं बट दे गेट एवरीथिंग रॉन्ग, इजंट इट। उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि यार नहीं हो रहा है, तो इसलिए देन वी वर्बल फैकल्टी सजेस्ट कि ठीक है अभी आप रीड करना स्टार्ट करो, थोड़ा बहुत पैरा जंबल है समरी कर लो, मैथ्स के टॉपिक्स कर लो, एंड वंस यू गेट कंफर्टेबल फिर RC स्टार्ट करो। बट अगर आप अगर ये चीज़ कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। अगर आप 2 RC भी सॉल्व कर रहे हो दैट इज़ तो अच्छा है। बस अपनी एक्यूरेसी धीरे धीरे इंप्रूव होनी चाहिए, उसका एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, है ना। अल्टीमेटली अपने को एग्जाम में 50+ स्कोर करना है, दिस इज़ योर टारगेट स्टूडेंट्स फॉर वर्बल VRC सेक्शन में, ठीक है। ये याद रखो। नेक्स्ट नवंबर में जब कमिंग नवंबर में जो एग्ज़ाम होगा लास्ट संडे को, आपको 50 नंबर चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे आते हैं, यू हैव टू इंश्योर दैट, आई विल ऑल्सो इंश्योर, बट ये याद रखो बस, ठीक है ना। कमिंग बैक टू इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में जनरली वर्ड्स होते हैं इन्फर एंड सजेस्ट। अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं कैसे पूछते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन 2 टाइप से आते हैं आपको कैट एग्जाम में। एक होता है स्पेसिफिक इनडायरेक्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक मतलब एक सर्टेन लोकेशन से आपको पता है वो क्वेश्चन पढ़ के कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, बट आई हैव टू रीड जस्ट दीज 2 to 3 लाइन्स ओनली। वेयर एज दूसरे होते हैं नॉट इनडायरेक्ट, जनरल और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ द ऑप्शंस कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज एक्सेप्ट, तो एक तो इन्फर करना है इनडायरेक्ट, और ऊपर से पूरे पैसेज में से, और पूरे पैसेज में क्या नहीं लिखा है वो बताना है। ओ माय गॉड, इजंट इट। आप बोलोगे भाई इससे अच्छा तो मैं कुछ और ही कर लूँ, मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इजंट इट। सो ऊपर से पैसेज इतने बड़े बड़े आते रहे कि चश्मा लग जाए किसी को। सो दे लिटरली लाइक test your energy, patience and everything, and these are generally very difficult questions, so you have to really understand the question. बहुत लोग क्वेश्चन जल्दी से पढ़ के
पैसेज में जाना चाहते हैं, इजंट इट, कि यार ठीक है, बट कभी भी अगर इन्फर या सजेस्ट वर्ड दिखे तो ऐसा मत करो, आई रिक्वेस्ट यू, बिकॉज क्वेश्चन इतना घुमा के पूछा होगा ना कि आपको लग भी रहेगा आई हैव टू गो हेयर सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ, ट्रस्ट मी दे आर आस्किंग समथिंग एल्स ओनली, सो यू मे नीड गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ 2 लोकेशंस, मे बी फर्स्ट और सेकंड, 2 लोकेशंस की भी शायद, अगर कोई सवाल समझोगे तभी आपको पता चलेगा कहाँ पढ़ना है, क्या करना है, isn't it that? Then use the hint और लोकेशन, कुछ हिंट, कुछ लोकेशन, कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको थोड़ा यूज़ करो, एक प्रिडिक्शन बनाओ कि इस सवाल का लॉजिकली कैसा, ये थोड़ा क्रिटिकल रीजनिंग में आता है क्वेश्चन, तो रीजनिंग लॉजिकली देखो क्या हो सकता है, एलिमिनेट करो एटलीस्ट 2 ऑप्शंस, जितना लाइक जो आपको डेफिनेट लग रहा है वो लिखा ही नहीं इस पैराग्राफ में, तो दूसरे पैराग्राफ से या कुछ इररेलेवेंट है, क्योंकि जब 4 ऑप्शंस को देखते हो तो बड़ा लाइक कन्फ्यूजन होता है, बट व्हेन यू जस्ट लुक एट 2 ऑप्शंस इट इज़ ईजियर टू चूज द बेटर वन. So that's what you have to do. Now coming to your question, students, okay Anar, okay that's good. अभी और भी अच्छी होगी, देखो अल्टीमेटली प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है. सेकेंडली पैसेज की अंडरस्टैंडिंग, जब भी आप क्लासेस करते हो, लेट्स से मेरे साथ करते हो, कहीं पे भी करते हो, हम टीचर्स आपको पैसेज समझा देते हैं, इज़न्ट, पर एग्जाम में कोई आपको पैसेज समझाने नहीं आने वाला है, इज़न्ट इट, तो धीरे धीरे हमें इस तरह का लेवल लाना है कि भाई हमें बिना एक बार में पैसेज वन गो में, अल्टीमेटली योर स्पीड शुड बी कि मैंने पैसेज ऐसे करके एक बार में पढ़ा एंड देन आई जस्ट गॉट इट, लाइक ओके, लाइक ना दिस इज इट, वो स्पीड डेवलप करने में भी टाइम लगता है, इजंट इट. थैंकफुली दोज हु हैव स्टार्टेड नाउ हैव इनफ टाइम, दोज विल स्टार्ट जस्ट 3 months बिफोर विल नॉट हैव दिस काइंड ऑफ टाइम. सो इसीलिए मेक श्योर आपकी रीडिंग स्पीड 2 to 3 minutes में आप मैक्सिमम कॉम्प्रीहेंड कर पाओ, इफ नॉट मैक्सिमम एटलीस्ट 60% ऑफ द पैसेज. इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. Okay, again please read first and last lines of every paragraph, हर paragraph की first line minimum पढ़ो, if not more, because we don't have like as such any time. Flow and connection, keep flow and connection in mind, right, कि overall क्या हुआ, स्टोरी क्या है, ये हुआ, ये ऐसे भूल नहीं जाना है. थर्ड पैराग्राफ पहुंचे, फर्स्ट में क्या लिखा था, अरे मेन टॉपिक क्या था, ये सब नहीं होना चाहिए. ये रील देख देख के शॉर्ट टर्म मेमोरी लोगों की हो गई है, बिल्कुल बिगड़ चुके हैं लोग. ये प्लीज़ ये सारी आदत हमें छोड़नी पड़ेगी. वी हैव टू बिकम पर्सनैलिटी वाइज, बिहेवियर वाइज, लाइक एज अ पर्सन बेटर देन 2 lakh पीपल. तभी वो 99% लोगों का सिर्फ IQ स्ट्रांग नहीं होता है, उनके बहुत सारी हैबिट्स, छोटी छोटी हैबिट डेली बेसिस पे जो चेंज करते हो, बहुत कुछ होता है, EQ, IQ, बिहेवियर, दैट अचीवर क्वालिटी, बहुत कुछ होता है. यू हैव टू रियली वर्क ऑन योर सेल्फ स्टूडेंट्स. सो अगर किसी को भी लग रहा है एट द सेम टाइम, कोई बोलेगा ठीक है मैम पैसेज तो हमें समझना, तो आप क्लास में क्यों समझा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी कैट 24 के नए स्टार्ट कर रहे हैं. तो मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर किसी को पैसेज एक बार में समझ आता है, इफ यू रियली अंडरस्टैंड रियली वेल, फॉर दैट टाइम मे बी यू कैन टेक अ ब्रेक, यू कैन गो हियर, यू कैन जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस व्हेन आई स्टार्ट, एंड देन यू कैन जस्ट डू योर थिंग, बिकॉज आई हैव टू कीप इन माइंड एवरी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, वीक स्टूडेंट, एवरेज, अबव एवरेज. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू बी थरो विद द क्लास इन केस समबडी इज स्ट्रगलिंग. उनको भी मेरी क्लास हेल्पफुल होनी चाहिए. एट द सेम टाइम समबडी हु इज़ वेरी ब्राइट, हु डजंट नीड एनी समरी ऑफ द पैसेज, हु वांट्स टू डायरेक्टली लेट्स से सॉल्व द क्वेश्चंस, और लेट्स से उनके आंसर सही भी आ रहे हैं, बट कैसे और कम टाइम में सही आ सकते थे, उनको भी मेरी क्लास यूजफुल होनी चाहिए. दैट इज आई हैव टू बी रियली डिटेल्ड एंड थरो. सो कहीं भी आपको लग रहा है यार ये मेरे हिसाब का नहीं है, या मैम इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही है, मुझे इतनी समरी नहीं चाहिए, इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, समबडी इज रियली गुड, सो दैट टाइम यू कैन जस्ट इग्नोर दैट पार्ट एंड देन कंटिन्यू विथ योर क्वेश्चंस. ठीक है. नाउ हाईलाइटेड लोकेशंस, एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स येस्टरडे ऑल्सो, कि यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चंस आते हैं. समथिंग इज बिटवीन डबल इन्वर्टेड कॉमा, बिटवीन 2 हाइफेंस, बोल्ड या इटैलिक्स, फॉर एग्जाम्पल कुछ है तो डेफिनेटली आएगा. नेगेटिव लोकेशंस लाइक ऑन द अदर हैंड, एक्सेप्ट, रेयरली, हाउएवर, अनफॉर्चुनेटली, बट, वेयर एज, राइट, ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान से रीड करने, बिकॉज आई एम टेलिंग you will always get a question, direct or indirect or passage based, but always get a question from these. अगर कुछ एग्जाम्पल है, कोई चीज़ 2 हाइफन के बीच में है, ये सारे वर्ड्स लेके आपको आएगा ही आएगा. ठीक है. Now is there any book for RC? Make it is asking. Books तो देखो मार्केट में बहुत सारी हैं. You need to understand कैसे करना है. ज़्यादातर अभी भी जितने पैसेजेस लिए गए हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम स्लॉट 1 का वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम येस्टरडे, आज भी हम स्लॉट 1 का पैसेज कर रहे हैं जो हमने कल किया. ये वाला जो एक है, बिफोर वी स्टार्ट यू नीड टू सी समथिंग. आई वांट टू शो यू स्टूडेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ पैसेजेस विच यू गॉट इन एग्जाम. ज़्यादातर लाइक एटलीस्ट फर्स्ट स्लॉट के 2 पैसेजेस, ये इसको मिला के 2 इज़ फ्रॉम लिटरेचर ओनली. बाकी सेकेंड थर्ड स्लॉट देखोगे तो फिलोसफी है,
जिसे पहले आते थे उस तरह के उससे बहुत लेवल इंक्रीज हो चुका है. इट इज़ लाइक क्वाइट डिफिकल्ट नाउ देन बिफोर, नॉट जस्ट द क्वेश्चंस बट एज वेल एज द पैसेज. सो आई विल रेकमेंड जो भी पर्सन एडिटोरियल से रीडिंग कर रहा है एज वेल एज पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही ही स्टूडेंट सही रास्ते पे है, वही ही सही चीज़ को सॉल्व कर रहा है. बिकॉज इफ देयर इज एनी बुक, जनरली वो बुक एग्जाम की एग्जैक्ट कॉपी होती है, रेप्लिका. It's not exactly exam level questions. You have last 10 years of question paper. Why don't you start with that first? Isn't it? Directly उसी level पे start करो. Basics are fine. But then जब तक उस level पे comfortable नहीं होगे, भले ही उसमें बहुत मुश्किल होगी, पर वो करते करते comfortable होगा. That is something you have to do. So make it. I hope I have answered your question. There are several books. मतलब आप देख सकते हो. I don't have any as such recommendation because ultimately बहुत सारे students I have been teaching from last 10 years, बहुत students solve करते हैं, but जो PYQ past year questions ढंग से करता है, score ultimately उनका improve होता है. past year questions and mocks यही सबसे best चीज़ है. ठीक है. Okay, and then editorials को read कर सकते हो. Okay, now this is your passage students which we are going to solve. I'll give you around 2 minutes, 2 to 3 minutes to read it. आफ्टर दैट आई विल गिव यू अ थरो समरी. एक बार मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी क्या पैसेज है एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. ठीक है, चलो स्टार्ट रीडिंग. When you come to the last 3-4 lines, let me know, मैं हट जाऊंगी. Let me know students when you're done reading. अरे अभी याद है मुझे सब पोल सेट करना था. ठीक है, ये आज डेफिनेटली विदाउट फॉरगेटिंग आई विल डू इट. नाउ दैट द पैसेज हैज स्टार्टेड, मुझे अभी याद आया.
डन डन, जल्दी बताओ कैसा है पैसेज, इजी या हार्ड अकॉर्डिंग टू यू? यस, ठीक है। पैसेज को देखो 5 पार्ट्स में डिवाइड करो। दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। ठीक है, अब इसमें इसके मेन टॉपिक्स क्या हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मतलब ये फर्स्ट टाइम में थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट डोंट वरी, विल जस्ट रिसाइट द स्टोरी कि दिस इज द स्टोरी एंड देन स्टार्ट। Okay, so for the what is post-colonial literature, right? When the India was colonized, right? या any place was colonized, Britishers या किसी ने भी अगर रूल किया है, उसके बाद जितनी बुक्स आती है वो जनरली उन टॉपिक्स पे होती है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि जनरली दे डिस्प्ले अबाउट कंट्री एंड एवरीथिंग। व्हाट इज एलिगरी? एलिगरी इज समथिंग मेटाफर और सिमिलर, मेटाफर या सिमिलर होना। ठीक है, ओके, बट ओवरऑल दिस पैसेज इज एक्चुअली ऑन द हार्डर साइड। और क्वेश्चंस भी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल दिस पैसेज वाज कंसिडर्ड ऑन द हार्डर साइड, पर कैट के हिसाब से मॉडरेट है। कैट में तो इस तरह के आते ही हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट पैराग्राफ। सो फर्स्ट पैराग्राफ टॉक्स अबाउट कि जितने भी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर हैं वो हमेशा फोकस करते हैं कंट्री पे, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, बट क्यों करते थे कि एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म, मतलब कि कैसे हमें अगेंस्ट जिसने भी हमें कॉलोनाइज किया है, लाइक उसके अगेंस्ट में बेसिकली उस नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए करते, तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट द प्रॉब्लम ऑफ दिस बुक इज दे आर वेरी लिमिटिंग लैंड, उसी कंट्री पे फोकस करें, इनवर्ड लुकिंग, कुछ एक्स्ट्रा पता तो इस एक्स्ट्रा पता नहीं चल रहा है। तो इसी बेसिस पे ऑथर बोल रहा है कि मेरी एक न्यू बुक है राइटिंग ओशन वर्ल्ड्स, वो ऐसी नहीं है, राइट? वो किसी विलेज या नेशन के बारे में नहीं कि एक ही जगह के बारे में बात किए जा रहे, नो नो नो, right? It focuses on first of all people, novelists like Amitav Ghosh, Abdul Razak, Lindsay, जोसेफ एक्सेट्रा, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं अराउंड द इंडियन ओशन वर्ल्ड। व्हाट इज़ दिस इंडियन ओशन वर्ल्ड? और बोले कि देयर वर्क, क्योंकि इनके काम थोड़े आउटवर्ड लुकिंग एज इन कि फुल ऑफ मूवमेंट, आउटवर्ड लुकिंग एज इन थोड़ा सा कंट्री के बाहर का ही पता चल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच विचार है, थॉट, वैसा नहीं है। बॉर्डर क्रॉसिंग एज इन बिटवीन टू कंट्रीज, साउथ इंटरकनेक्शंस, ऑल दोज थिंग्स। सो ये सारे जितने भी पर्सन के हम नाम ले रहे हैं, अमिताभ घोष, ये सब अपने आप में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट लोग हैं। इनके कॉमन बुक्स सिमिलर हैं, बट फॉर एग्जांपल कॉनराड इज़ वेरी कॉलोनियली इंक्लाइंड, कॉलिन इज एंटी कैपिटलिस्ट, मतलब ये सब ने अलग अलग टॉपिक में लिखे हैं, बट दे टुगेदर ड्रॉ ऑन एंड शेप अ वाइडर सेंस ऑफ इंडियन ओशन स्पेस। ऐसे सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं, बट इंडिया के आसपास जो साउथ एशियन स्पेस है उसके बारे में थ्रू इमेजेस, मेटाफर्स, लैंग्वेजेस। दिस हैज़ दी इफेक्ट ऑफ रीमैपिंग। व्हाट इज रीमैपिंग द वर्ल्ड स्टूडेंट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अभी अपने कंट्री को, फॉर एग्जांपल लेट्स से 10 years बैक अपनी कंट्री को बाहर के लोग कैसे देखते थे कि हमसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। अब जब अभी रिसेंटली चंद्रयान हमने लॉन्च किया सक्सेसफुली, बाकी सब लोग के फट गए। इंडियन CEOs ऑलमोस्ट इन एवरी बिग कंपनी, तो एक इंडियंस की टूवर्ड्स जो एक इमेज है वो थोड़ी चेंज होते चले जा रही है। सो रीमैपिंग द वर्ल्ड, क्या ये सब लोगों ने अच्छे से दिखाया गया जो कि बाकी बुक्स नहीं दिखाती हैं। जिसका भी लास्ट पैराग्राफ रह गया वो इधर से मेरे साथ समझ सकता है, ठीक है? सो इट इज़ रीमैपिंग द वर्ल्ड। नाउ व्हाट इज थर्ड पैराग्राफ? द इंडियन ओशन वर्ल्ड इज अ टर्म। अब इंडियन ओशन का वर्ल्ड का क्या मतलब, इस वर्ल्ड में क्या है ऐसा कुछ खास, राइट? तो वी आर सेइंग ये कौन कौन सी कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं? ईस्ट अफ्रीका, अरब कोस्ट, साउथ एंड ईस्ट एशिया। हम सिर्फ इन कंट्रीज़ की बात करें, हम यूरोप, US, राइट, इन कंट्रीज़ की बात नहीं करें जिन्होंने दूसरों को कॉलोनाइज किया। जो कॉलोनाइज हुई है, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दीज कंट्रीज, राइट? सो या राइट दिस। और इनके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग बाय सी वॉज मच ईजियर। तो आपको इधर से दूसरे कंट्री में जाना थ्रू ओशन, आप जल्दी पहुंच जाओगे, पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना थ्रू रोड वो नहीं हो पाएगा, राइट? बाय वाटर थिंग्स आर इजीली कनेक्टेड देन इनलैंड सिटीज़, वो नहीं हो पाएगा, राइट? सो दैट इज स्टिल लाइक नो इन स्पाइट ऑफ दैट जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, लाइक ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली
इंडियन ओशन से ही फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ। तो भाई हमारी जो इमेज है इंडियन ओशन में, जितने ये कंट्रीज हम बात कर रहे हैं, एक अच्छी इमेज होनी चाहिए, वेदर समबडी लाइक्स इट और नॉट। सो ये सारे ऑथर्स ने इस चीज़ को दिखाया है, राइट। ये बेसिकली दे रेफरेंस अ डिफरेंट सेट ऑफ हिस्ट्रीज एंड जोग्राफीज दैन मोस्ट कॉमनली फाउंड इन फिक्शंस इन इंग्लिश। मतलब जो इंग्लिश के जो बुक्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली अपने आप को अच्छा दिखाएंगे, हमारे ऑथर्स हमको अच्छा दिखाएंगे, तो उनका जो रेफरेंस है वो बहुत डिफरेंट है और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दोज आर मोस्ट कॉमनली सेंटर्ड इन यूरोप और यूएस। जिन जो भी नॉवेल्स या ऑथर्स यूरोप यूएस के हैं, of course they'll assume a background of Christianity, whiteness, mention places like Paris, New York, मतलब वो तो अपने ही साइड की बात करेंगे। पर वो है कि मेरे बुक में जितने ऑथर्स को मैंने, आई हैव कवर्ड लार्जली इस्लामिक स्पेस, फीचर कैरेक्टर्स ऑफ कलर एज इन डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन, वाइट के अलावा भी कलर्स होते हैं, सेंट्रलाइज द पोर्ट्स ऑफ राइट मालिंडी, ऑल दिस बॉम्बे, कि भाई ये जगह पे, अब फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे हमको पता है, यहाँ पे भी आप जाओगे तो एक सदर्न, एक अच्छे भाई कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, लोग दुनिया भर में घूमे हैं, वहाँ पे भी लोग ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी चल रहा है, पीपल आर अनएजुकेटेड, इजंट इट। सो ही इज सेइंग कि इस तरह की जो नॉवेल्स है सारे ऑथर्स की पढ़ने से अपना जो रिप्रेजेंटेशन है अफ्रीका का, या सिमिलरली एक रीमैपिंग एज इन लोग एक अलग नज़र से, बेटर पॉजिटिव नज़र से देखते हैं इन कंट्रीज़ को। सो इन द फिक्शन सेलर्स ट्रैवलर्स, और कि फिक्शन में सेलर्स ट्रैवलर्स सिर्फ यूरोपियन या वाइट नहीं होते, अफ्रीकन भी होते, इंडियन भी हैं, अरब भी हैं, राइट। ये सारे अगर आप एक्चुअली देखो, रनवेज, विलेंस, मिशनरीज, एक्टिविस्ट, ये सब लोग थे। एंड देन जो माइग्रेशन जनरली देखा जाता है कि इज़ अ मैटर ऑफ फोर्स, ट्रैवल को ऐसे नहीं देखा जाता है कि भाई एडवेंचर है, अबैंड कि अपनी कंट्री छोड़ के भाग गए, राइट। और उस टाइम पे लाइक यू नो स्पेशली फॉर दीज कंट्रीज़ की फ्रीडम्स आर केप्ट फ्रॉम वुमेन, स्लेवरी बहुत कॉमन थी, और ये सब चीज़ों से हम कि ऐसा ही इंग्लिश वाले बोलते हैं। But what it does mean is that African part of the Indian Ocean world plays an active role in its long, rich history, and therefore, but we are saying we need to understand इन सब अमिताभ घोष जितने लोगों का नाम ले रहे हैं, इन्होंने अपनी हिस्ट्री को अच्छे से बताया है, एंड स्पेशली अफ्रीकन हिस्ट्री, उनको उसको रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जनरली दीज fiction in English writes negatively and only their people like whiteness, Christianity, Paris, New York, वो वही लिखते रहते हैं, है ना। हमको इतना अच्छा नहीं दिखाते, हमारा इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सो इन लोगों ने अपने को रिप्रेजेंट किया, और जो मेरी बुक है राइटिंग ओशन वर्ड्स, मैंने इन सब की बुक को, सेट ऑफ नॉवेल्स को कंबाइन करके लिखा है। सो गॉट इट एवरीवन, गॉट द पैसेज, बताओ। सो फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट्स विद पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ओनली फोकसेस ऑन कंट्री, राइट। तो वो थोड़ा सा लिमिटिंग और इनवर्ड लुकिंग हो जाता है, पर जो मैंने अभी बुक लिखी है वो आउटवर्ड लुकिंग है, राइट। वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है एट इंटरनेशनल लेवल, राइट। कैसे ये डिफरेंट है फ्रॉम इंग्लिश फिक्शन, दैट्स द राइट, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ द पैसेज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस। On the basis of the nature of the relationship between the items in each pair below, choose the odd pair out. जल्दी बताओ सब इसका जवाब। Answer everyone. 2 minutes max. Okay, Anjali. Anjali has answered. Others? Prakhar is saying C. ठीक है, let us solve it together. I guess 2 minutes are over. Students, आपका टाइम होता है अब। हॉर्न तो नहीं है केबीसी की तरह ये, तो हम समझ लेते हैं उसके बिना ही। पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स,
एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म पे बोलती थी। ऑब्वियसली देखो जितनी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है दे यूज टू सपोर्ट एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म। एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म का मतलब समझो, अगर मैं इफ आई एम सपोर्टिंग से कॉलोनियल नेशनलिज्म, क्या ब्रिटिशर्स अच्छे थे, ट्रेन देके गए, इंग्लिश सिखा के गए, बेस्ट लोग हैं सर, इनसे अच्छा कोई नहीं है। पर एंटी मतलब मैं बोलूँगी हमारे साथ ये किया वो किया, तो दैट इज उस तरह का नेशनलिज्म कि भाई ये सब चीज़ें गलत है, दूसरे कंट्री को रूल करना है एंड एवरीथिंग, है ना, अपने देश में ही रहो। तो इस तरह के नेशनलिज्म को अगर मैं बोल रही हूँ तो दे वर दे सपोर्टिंग एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म, यस राइट, ये तो है। Indian ocean novels were outward looking. Let's see. So he is basically writing ocean worlds. So these Indian ocean novels, right? Were they outward looking? See second paragraph में लिखा है they were outward. They reveal an outward looking full of movement, border crossing, right? And that देखो border crossing भी है. So इससे D भी हो गया. B is given here. Post colonial novels of border crossing, no. Indian ocean novels, Indian Ocean were border crossing, isn't it? So this is a no. Indian Ocean world talks about slavery, yes, जितना भी है at the end भी लिखा है they talk about कि वैसे कैसे freedoms of kept from women, slavery's rights, तो कैसे आप वो एक अच्छी चीज़ें बता रही है, रीमैपिंग कर रही हैं कि भाई इससे कि कंट्री कैन बी बेटर एंड अब चीज़ें बेटर हो रही हैं, isn't it? सो बॉर्डर क्रॉसिंग कौन बता रहा है? इंडियन ओशन नॉवेल्स, नॉट पोस्ट कॉलोनियल, isn't it? इनफैक्ट ये जो पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स है वो तो बहुत ही लिमिटिंग है, लैंड पे फोकस्ड है, इनवर्ड लुकिंग है, बॉर्डर के आसपास नहीं बता रही है, राइट? आर यू गेटिंग दिस? सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन? ऋतु, प्रखर, प्लीज टेल मी। या मुझे क्या पूछा है सवाल? चूज द ऑड पेयर आउट, ऑड, तो 3 तो आप फिगर आउट कर सकते हो, ये गलत है, नो। पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं कर रहे, पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स तो बिल्कुल ही लिमिटिंग है, लैंड फोकस्ड है, इनवर्ड लुकिंग है, मतलब कंट्री के बारे में पता चलेगा, ये है वो है। कंट्री कैसे इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट हो सकती है, क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या नहीं है, वो कुछ नहीं। आर यू गेटिंग दिस? सो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। सो डी इज योर आंसर। हमको 3 चीज़ें गिवन है, 3 थिंग्स आर गिवन। इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड प्लीज टेल मी, आई विल रिपीट द एक्सप्लेनेशन। Anyone who did not understand, जल्दी बताओ। Yeah, clear everyone? Great. So D is the correct answer. अरे कहाँ गया सवाल? हाँ, D is the correct answer. इस पे क्लिक कर दूँ। पोस्ट कॉलोनियल की जगह क्या होना चाहिए था? इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। हाँ भाई लिखा तो है, देखो सेकंड पैराग्राफ अनर, इंडियन ओशन नॉवेल्स आर बॉर्डर क्रॉसिंग, कैन यू सी सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन ऑफ द, ये हैं पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स आर नॉट बॉर्डर क्रॉसिंग, तो ये नो हो गया ना, बाकी सब चीज़ें तो गिवन है। ये कहाँ से पता चलेगा? नेशनलिज्म इधर से पता चलेगा, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, राइट? इंडियन ओशन वर आउटवर्ड लुकिंग, यस आउटवर्ड, ये यहाँ से पता चलेगा। ये सारी जो नॉवेल्स थी ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट करती हैं, स्लेवरी के बारे में बताती हैं, राइट? ये इधर से पता चलेगा। बट इंडियन नॉवेल्स और बॉर्डर क्रॉसिंग एज इन बाकी कंट्री को, अपने कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना, ठीक है? ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, all of the following statements, if true, would weaken the passage's claim about the relationship between mainstream English language fiction and the Indian novels except, oh my god, difficult question, isn't it? If true would weaken means what? क्या चाह रहे हैं लोग, बताओ जल्दी से। हाँ, क्या चाहिए इनको तुमसे? इतने छोटे बच्चों को इतना टॉर्चर, ये कैसा सवाल दिया है? एनीवन? ठीक है, टेल मी एटलीस्ट स्टूडेंट्स वेयर टू रीड फॉर दिस क्वेश्चन, कहाँ पढ़े इस पूरे पैसेज में, विच पैराग्राफ विल यू रीड? राइट, मेन स्ट्रीम इंग्लिश लैंग्वेज फिक्शन, इंडियन ओशन नॉवेल्स, ये सारे वर्ड्स कहाँ लिखे हैं? दिस पैराग्राफ, राइट? 4th पैराग्राफ इज वॉट यू हैव टू रीड। पहले तो 4th पैराग्राफ पढ़ लो, हाँ,
और फिर उसके बाद वी विल डिस्कस द क्वेश्चन. फर्स्ट रीड द फोर्थ पैराग्राफ अगेन. ठीक है, पहले तो सवाल समझ लो. एवरीथिंग एल्स विल वीकन दी पैसेजेस क्लेम एक्सेप्ट, मतलब एक है जो वीकन नहीं करेगा. ऑल ऑफ द फॉलोइंग वुड वीकन एक्सेप्ट मतलब नॉट वीकन. नॉट वीकन मतलब क्या? सपोर्ट मीन्स ओनली वन इज मेंशन्ड इन द पैसेज. थ्री आर ईदर नॉट मेंशन्ड और ऑपोजिट to the given information. Did you understand the question, everyone? We are looking for an information which is in support of the given information. Yep. चलो बताओ कौन सी इंफॉर्मेशन लिखी है इस पैराग्राफ में. चलो रीड करते हैं. द डिपिक्शन ऑफ अफ्रीका इन मोस्ट इंडियन ओशियन नॉवेल्स इज ड्रिवन बाय अ पोस्ट कॉलोनियल नॉस्टैल्जिया. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री के बारे में बात करते हैं. वो आउटवर्ड लुकिंग नहीं है, दे आर वेरी इनवर्ड लुकिंग. वेर एज जितने भी लाइक यू नो ओशन वर्ल्ड्स के जितने भी बुक हैं वो डेफिनेटली बॉर्डर क्रॉसिंग है. वो पोस्ट कॉलोनियल से या उनका सिर्फ उससे मतलब नहीं है. दे आर वेरी आउटवर्ड लुकिंग. उनका ऐसा नहीं कि अपने कंट्री में नॉस्टैल्जिया कि भाई अपने साथ बहुत बुरा हुआ है कॉलोनाइजेशन के बाद में और उसको याद करते करते ही चीज़ें पास्ट में ही दुखी होकर चीज़ें लिख रहे हैं, है ना. सो दिस इज़ एनी नॉट हैपनिंग, राइट. बी, मोस्ट मेन स्ट्रीम इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स हैव हिस्टोरिकली प्रिविलेज्ड Christian white male experience of travel and adventure. अब exactly I guess male experience नहीं लिखा है. We read carefully. Those are mostly centered in Europe or assume a background of Christianity, whiteness, mention places like Paris, New York and all these things, right? That तो ये थोड़ा सा close है, not exactly male experience is a little extra thing according to me, right? बाकी ये थोड़ा तो close है, opposite नहीं है. The depiction of Africa in most Indian Ocean novels is driven by an Orientalist imagination of its cultural, क्योंकि कितना बेकार कल्चर है. और ऐसा इंडियन ओशन नॉवेल्स ने अफ्रीका को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया. क्रूड नहीं किया कि बेकार कल्चर है. क्रूड कल्चर मीन्स वेरी बैड कल्चर, वेरी रिफाइंड कल्चर, इजंट इट. लास्ट लाइन में वही लिखा हुआ है कि एक्टिव इज लॉन्ग रिच हिस्ट्री एंड देयरफॉर sorry, are you getting? So it's not crude. So this is also wrong. Very few mainstream English language novels have historically been set in American and नहीं सब अमेरिकन पेरिस न्यूयॉर्क के बारे में बात करती हैं. वेरी फ्यू नहीं, मोस्ट ऑफ देम, isn't it? So it is also weakening or opposite of the given information. Now B is closest. B में थोड़ा extra है, isn't it? But B is closest comparatively. Are you getting this, everyone?
क्लियर? सो जब भी इन्फर्ड या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं हमें शायद वर्ड मैच ना मिले, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, कंपेयर करके देखो कौन सा एग्जैक्ट ऑपोजिट। ऑल्सो व्हेन दे से वीकन, यू नीड टू अंडरस्टैंड वीकन और स्ट्रेंथन। क्रिटिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन में तो हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा ही रहेगा, मतलब गारंटीड है। आप कैट का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, अगर वीकन स्ट्रेंथन लिखा है तो एक आधा वर्ड एक्स्ट्रा होता है जो डायरेक्टली नहीं होता है। सो कंपेयर करके आप देखो विच वन ओवरऑल सपोर्ट्स द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड विच वन वीकन्स इट with maybe one word extra or less. Clear everyone? So B is the only thing which supports the given information logically. Yeah, जब critical reasoning question है तो logic देखना है, information overall match करनी चाहिए, exact नहीं। Great. Next question. Which one of the following statements is not true? हाँ, कंपेरेटिवली, यस अंजलि, कंपेरेटिवली कंपेयर करके, और जब स्ट्रेंथ एंड वीकन होगा अंजलि तो डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे, बस वो आपको एक्सेप्ट करके चलना है। ठीक है कि ठीक है, कंपेयर करके थोड़ा एक आध एक्स्ट्रा है पर ये ओवरऑल लॉजिकली सपोर्ट करे इन्फॉर्मेशन को, तो ठीक है। तो ऐसा नहीं, कंपेयर भी करो और देखो कि भाई ठीक है एक एक्स्ट्रा वर्ड है चलेगा। ओनली इन स्ट्रेंथ एंड वीकन, नॉट इन अदर क्वेश्चंस। बाकी सब में वर्ड मैच होना चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथ एंड वीकन क्रिटिकल रीजनिंग इज ओनली वेयर यू कैन यूज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। Which one of the following statements is not true about migration in the Indian Ocean world? क्या नहीं सही है बताओ। इसका आंसर अब आप खुद सॉल्व करो। We have thoroughly read the passage and solved 2 questions. You should be able to answer this. Everyone. ओके, इट्स ओके। इजी ऑप्शन नॉट ट्रू मुझे पूछा गया, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, तो पहले ट्रू इन्फॉर्मेशन जो डेफिनेटली लिखा है वो पहले देख लेते हैं। ऑप्शन डी फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन ओशन वर्ल्ड्स माइग्रेशन नेटवर्क्स कनेक्टेड द ग्लोबल नॉर्थ विद ग्लोबल साउथ। तो ये तो क्या बोलते हैं, राइट, इंडियन ओशन वर्ल्ड्स का ग्लोबल माइग्रेशन कनेक्टेड ग्लोबल नॉर्थ विद ग्लोबल साउथ, राइट। तो ये तो इधर पे लिखा हुआ है, या फिर नहीं, ग्लोबल नॉर्थ साउथ टू साउथ है, तो दिस इज नॉट ट्रू। Geographical location rather than geographical proximity determine the choice of destination for migrants. So yes, देखो यहाँ क्या लिखा है, these connections were made possible by the geography of the Indian Ocean. For much of history, travel by sea was easier than by land, right? Which meant the port cities were far apart. Still आप वहाँ travel कर सकते हो than to each other in much closer inland cities, right? So ये तो true information है clearly। मुझे true तो पूछा नहीं है, not true पूछा गया है। Migration in the Indian Ocean world was an ambivalent मतलब अगर बोलो I am ambivalent about something, यार ये करूँ कि वो करूँ। So yes, देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, their work reveals that is outward looking full of all these things. They're all very different from colonially inclined to radically, and ये सब एक मिक्सड है, कोई ऐसे सोचता है कोई वैसे, सबके काम करने का तरीका अलग है, बट कॉमनली हर किसी ने इंडियन ओशन स्पेस के बारे में बात की है, तारीफ की है, रीमैप किया उस चीज़ को, ये किया। सो एम्बिवलेंट एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो कि सबके मिक्सड एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसा नहीं किसी एक ने ही एक तरीके से इंडिया को या इंडियन ओशन को, जो आसपास कंट्रीज उनको रिप्रेजेंट किया। बहुत सारे ऑथर्स को हमने पिकअप किया जो जिनका अलग अलग तरीका है रिप्रेजेंट करने का, पर उन्होंने अच्छे से किया है उस सारे कंट्रीज़ को, ठीक है। सो दैट क्या बोलते हैं, यस, द इंडियन ओशन वर्ल्ड्स माइक, सो ये ट्रू हो गया। द इंडियन ओशन वर्ल्ड्स माइग्रेशन नेटवर्क्स वर शेप्ड बाय रिलीजियस एंड कमर्शियल हिस्ट्रीज ऑफ द रीजन। देखो रिलीजियस पता नहीं, कमर्शियल इज डेफिनेटली रिटन राइट समवेयर हियर, बट रिलीजियस नहीं पता हमें कि भाई कैसा है, कि दीज इफेक्ट्स रीमैपिंग रीडर्स माइंड्स इंटरकनेक्टेड। सो ये थोड़ा सा नॉट ट्रू है, राइट, दिस इज एक्चुअली नॉट ट्रू।
Is not completely true. So we will be choosing option A. Clear everyone? Are you getting this? Not B. B और C तो clear cut true है. Clear. आपको confusion होगा तो A and D में होगा. D एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ. The Indian Ocean world's migration networks connected the global north with the global south. तो global north to global south as in all these long lasting connections, the coast of Africa to Arab coast, South East Asia, यहाँ से हम बोल सकते हैं ये सारे कनेक्शंस थे. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता है ग्लोबलाइजेशन इस टाइम पे शुरू हुआ था कि यहाँ से लेके हम दूसरे कंट्रीज में जाते थे. यस, आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? कैसे अंजलि बताओ एक बार. राइट, ए इज नॉट ट्रू अंजलि. A is not true, right? Not completely true. If you read these lines, देखो क्या लिखा है. They are all very different from colonially inclined to this, right? Themes. This has the remapping this has effect of the remapping world in the reader's mind as centered in the interconnected global south, right? That. But इनसे they have reshaped the networks by religious, commercial histories. कमर्शियल तो बिल्कुल भी नहीं. रिलीजियस थोड़ा थोड़ा हम बोल सकते हैं, क्रिश्चियनिटी पे फोकस कर रहे थे, इस्लामिक पे. कमर्शियल तो बिल्कुल भी नहीं. आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? यस, क्लियर है. हाँ हाँ, सो ए इज द आंसर. कमर्शियल बिल्कुल कहीं लिखा नहीं, आप कुछ नहीं इन्फर कर सकते उसके बारे में. ठीक है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स कॉन्ट्रीब्यूट टू रीमैपिंग डिस्कस्ड बाय द पैसेज एक्सेप्ट. हाँ हाँ, यस अंजलि, यस, ए इज द करेक्ट आंसर. यस, all of the following claims contribute to remapping discussed by the passage except. देखो रीमैपिंग क्या है कि ये लोगों ने इंडिया अफ्रीका को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, उसके कल्चर को एंड एवरीथिंग, जो कि बाकी के ये इंग्लिश नॉवेल्स ने नहीं किया था. वो तो अपने ही लोगों के बारे में, वाइट पीपल, पेरिस, न्यूयॉर्क, ये जगह के बारे में लिखते थे. बट इन लोगों ने बाकी जगह के बारे में, बाकी सिटीज़ के बारे में, कैसे वहाँ पे भी इंडिया जैसी जगह में भी बहुत अच्छे अच्छे सिटीज़ हैं, या बाकी अफ्रीका में भी मोम्बासा, जावा, लाइक सो दे आर ऑल्सो लाइक वेरी गुड. इट्स नॉट लाइक ओनली पेरिस और न्यूयॉर्क ही बेस्ट है दुनिया में, यही सिटीज़ है बस, राइट? इट्स नॉट लाइक दैट. So remapping means again representing in a better way. सो ग्लोबल साउथ मतलब साउथ में कौन कौन कंट्रीज है? इंडिया है, अफ्रीका है, ये सारी चीज़ें. यहाँ से पहले ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ है. नॉर्थ मतलब यूएस, यूके, यूरोप, यहाँ से नहीं हुआ है. तो हम वही बोल रहे हैं कि भाई हम भी कम नहीं है. करेक्ट दैट. समझ आ रहा है? तो ये तो इधर पे लिखा हुआ है, तो ये क्या है? दिस इज़ ट्रू. सो दिस इज़ यस, क्योंकि हमें रीमैपिंग एज इन हम लोग रिप्रेजेंट करें कि हमने ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट किया है, right? So we are also equally good or maybe better. So that remaps our countries like India, Africa कि हम भी किसी से कम नहीं है. एक रीमैपिंग हो रही है. So it is contributing to remapping. जब हम ये बोलते हैं कि we started globalization first appeared in Indian Ocean, जहाँ पे सारी कंट्री साउथ से शुरू है, नॉर्थ वॉर्थ से शुरू नहीं हुआ है. ठीक है, तो ये तो ट्रू है. Cosmopolitanism originated in the west and traveled to the east through globalization, right? Like that. कि जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म मतलब कि हाउ डू यू से कि भाई पहले वहाँ के लोग ने वर्ल्ड ट्रैवल किया और फिर धीरे धीरे ईस्ट में इधर पे ग्लोबलाइजेशन किया, हमको दिया कि भाई तुम भी थोड़ा दुनिया घूम लो. सो दिस इज़ ओके. इसको भी हम रख लेते हैं. हमें याद नहीं आ रहा है ये कहाँ पे कुछ कॉस्मोपॉलिटन लिखा तो है.
राइट, डेंसली रिचली सेंसरी इमेज, तो ये सब पढ़ लेंगे बाद में. Indian ocean novels have gone beyond the specifics of national concerns to explore rich regional past. Yes, they are. देखो क्या लिखा है, सेकेंड पैराग्राफ है. See you can read from here. Sorry, see you can read from here. थर्ड लाइन कि all these books are outward looking, full of movement, border crossing, south interconnections, and they have gone beyond the national concerns. वो country के अलावा unlike post colonial literature जो सिर्फ nationalism, लैंड पे फोकस, इनवर्ड लुकिंग कि भाई अपने अंदर क्या हो रहा है, भाई बाहर लाइक नो बॉर्डर क्रॉसिंग, आउटवर्ड लुकिंग है ये सारी बुक्स. उन्होंने और भी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है. सो ये भी क्या है, ट्रू है. इजंट इट एवरीवन? दिस इज ऑल्सो ट्रू. लेट्स टेक अ लुक एट दिस. सो ये तो डेफिनेटली ट्रू है, काफ़ी डायरेक्टली लिखा हुआ है. सो ये ऑप्शन भी हम हटा देंगे. ऑप्शन ए गोज, ऑप्शन सी गोज, बिकॉज वी आर आस्क्ड एक्सेप्ट, मतलब कौन सा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है फॉर टू रीमैपिंग. The world of early international trade and commerce was not the sole domain of white Europeans. Means, let's read. What do we know? देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा है, you can read. In the fiction, sailors and travelers are not all Europeans. सिर्फ वही Europeans नहीं थे. अफ्रीकन, इंडियन, अरब कैरेक्टर्स ये भी ट्रेडर बिजनेस करते थे. वो कैप्टन्स भी थे शिप के, रनअवेज भी थे, विलेंस भी थे, मिशनरीज, एक्टिविस्ट, मतलब ये लोग भी काम करते थे. दुनिया में सिर्फ वाइट लोग, क्रिश्चियन लोग नहीं रह रहे थे, यूके यूएस के लोग ही नहीं रह रहे थे, राइट. उस टाइम पे ये सारे लोग भी थे. सो इसलिए ऐसा नहीं कि हम अफ्रीका को ओवर कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ गलत दिखा रहे हैं, नहीं. माइग्रेशन के साथ देखा जाता है, पर जनरली इस रिप्रेजेंटेशन से बहुत चीज़ें ठीक हुई और हमारे कल्चर के बारे में लोग को पता चला. सो द वर्ल्ड ऑफ अर्ली इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज नॉट द सोल डोमेन. सिर्फ वाइट यूरोपियंस का ही काम नहीं था, ये दूसरे लोग भी कर रहे थे, राइट. तो ये भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है. ऑप्शन बी कि जो कॉस्मोपॉलिटन होना क्या होता है, इफ़ आई हैव traveled all around the world, students, so I'll behave a certain way because I've seen at least 10 to 15 type of cultures, I know many languages. So someone who is very well traveled around the world is known as cosmopolitan person. तो हमारे जो वेस्ट में कॉस्मोपॉलिटन था, इट हैज़ ट्रैवल टू द ईस्ट थ्रू ग्लोबलाइजेशन. मतलब वो लोग ने ट्रैवल किया, हमारे ईस्ट में आए, इंडिया में. इंडिया इज ईस्ट, दैट इज़ वेस्ट. और उन्होंने हमें सिखाया कि अरे तुम भी थोड़ा घूमो, ग्लोबलाइजेशन करो, है ना. मतलब नहीं, हम नहीं शुरू किया, हमने ट्रैवल करना शुरू किया, वो हमें सिखाने नहीं आए, इजंट इट. और हमारे जो कंट्रीज़ हैं, बॉम्बे, मोम्बासा, a densely imagined rich sensory image of southern cosmopolitan culture requires in for an enlarged sense of the world. यहाँ पे ऑलरेडी कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, वहाँ के लोगों को आप मिलोगे सिटीज़ के, बॉम्बे, दिल्ली फॉर एग्जांपल. इंडिया की बात करें, दे आर डेफिनेटली दे हैव वेस्ट इधर पे चल के हमको सिखाने नहीं आए. हमारे कंट्रीज़ पहले से ही जो सिटीज़ हैं वो कॉस्मोपॉलिटन है, वो दोज पीपल आर वेल ट्रैवल्ड, वेल रेड एंड एवरीथिंग. दे डिड नॉट टीच अस. और हमने ही ग्लोबलाइजेशन फर्स्ट, हमारे इंडियन ओशन शुरू हुआ है, उन्होंने शुरू नहीं किया. सो दिस विल बी रॉन्ग. आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? बी पहले तो मैं सी फिर से बता दूंगी. बी समझ आ रहा है सबको कि वाई बी? सी एक बार बता देती हूँ. Indian ocean novels have gone beyond the specifics of national concerns to explore the regional pasts, right. So Indian ocean, second paragraph read करो अनर्व, कि ये जो ओशन वर्ड्स हैं, दे आर आउटवर्ड लुकिंग. ये देखो, ये फोर्थ लाइन, आउटवर्ड लुकिंग, बॉर्डर क्रॉसिंग, साउथ इंटरकनेक्शन. दे ऑल आर वेरी डिफरेंट, right, but still they are remapping the world in the reader's mind as centered in interconnected global south, as in हमारे जो ग्लोबल साउथ, सदर्न जितनी कंट्रीज है, इंडिया, अफ्रीका, उनको फिर से रिप्रेजेंट कर रही है. थोड़ी आउटवर्ड लुकिंग है, दे आर नॉट इनवर्ड लुकिंग लाइक पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, राइट. पहला पैराग्राफ देखो, रुको मैं दूसरा कलर यूज़ करती हूँ टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंड. हाँ, पोस्ट कॉलोनियल जो बुक्स थी वो सिर्फ एक कंट्री में बात करेंगे, यार हमारे कंट्री में ऐसा हुआ, बुरा हुआ, ये हुआ. इनवर्ड लुकिंग मतलब बस नैरो इसमें इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है बुरा तो हुआ, पर आपके उसके कोलोनाइजेशन के बाद में कंट्री ने कितना इंप्रूवमेंट किया. बहुत सारी कंट्री 50 ईयर्स में काफ़ी डेवलप्ड हो जाती है, तो उस पर भी ध्यान दो ना, है ना. लैंड पे फोकस करेंगे, वेर एज ओशन वर्ड्स थी बॉर्डर क्रॉसिंग, आउटवर्ड लुकिंग, राइट, साउथ इंटरकनेक्शन. वो बोलते थे कि भाई हम भी कोई कम नहीं है, ग्लोबलाइजेशन हमने हमारे यहाँ से इंडियन ओशन से स्टार्ट हुआ है, कहीं और नहीं हुआ, किसी और ने नहीं किया. वो अपनी बहुत सारी जो अच्छी सिटी, बॉम्बे, ये सब, जहाँ पे एक सदर्न कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, जिन वहाँ के लोग भी बहुत रिच हैं, दुनिया देखी है. हमारे साइड हमें किसी ने सिखाया नहीं कि यार ऐसे आपको इस तरीके से रहना है, ये सोफिस्टिकेशन है. सो नॉट रियली. आर यू गेटिंग दिस?
तो सी इज ट्रू गिवन, अगर आप सेकेंड पैराग्राफ ध्यान से रीड करोगे. आर यू गेटिंग दिस अनर्व? पैसेज समझ आया? अ क्विक समरी अगेन. हम बोल रहे हैं जो लिटरेचर के बाद के जो भी नॉवेल्स थे वो सिर्फ एक कंट्री पे फोकस करते थे, बट ये ओशन वर्ल्ड जो नॉवेल्स हैं ये अपने कंट्रीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट. रीडर्स के माइंड में एक अलग इमेज बना रहे हैं. कैसे इमेज बना रहे हैं? पहले तो बता कि भाई ग्लोबलाइजेशन हमारे से स्टार्ट हुआ. देन सेकेंड पैराग्राफ में वो उनके जो नॉवेल्स हैं फिक्शन नॉवेल्स वो फोकस करते हैं क्रिश्चियनिटी, वाइट प्लेसेस लाइक पेरिस, न्यूयॉर्क, मतलब अपना अपना ही वो लोग रहते हैं. पर हम लोग फोकस करते हैं जो हमारे लोग हैं इस्लामिक स्पेस, लाइक कैरेक्टर्स ऑफ कलर, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन अपने इंडिया में 4-5 कॉम्प्लेक्शन आपको मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल, राइट, प्लेसेस सेंट्रलाइज द पोर्ट्स ऑफ मालिंदी, मोम्बासा, एडन, जावा, बॉम्बे, कि ये भी बहुत बड़े सिटीज़ हैं, यहाँ से भी लोग इंटरनेशनल जाते हैं. तो ऐसा नहीं कोई हमारे कंट्री में आके हमें सिखा गया. वी नो राइट ऑल दिस थिंग्स. और इसीलिए ये सारी चीज़ों की अब रीमैपिंग हो रही है, एज इन स्पेशली अफ्रीका की फिर से रिप्रेजेंट हो रहा है कि अफ्रीका का भी कल्चर बहुत अच्छा है, राइट. उस टाइम पे जो सेलर्स और ट्रैवलर्स थे वो सिर्फ यूरोपियंस नहीं थे कि वही ट्रैवल कर रहे थे दुनिया में, अफ्रीकन्स भी थे, इंडियन, अरब, ये लोग भी घूमते थे. ये लोग भी उस टाइम पे बिजनेस करते थे, ट्रेडर, इंटरनेशनल. शिप के कैप्टन थे, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते ही होंगे ना. रनवेज, विलन्स, मिशनरीज, एक्टिविस्ट, मतलब हम सब भी इक्वल ही काम कर रहे थे. बस ये बुक्स इंग्लिश वाली जो बुक्स है वो नहीं बोलती, पर ये जो 4 लोग हैं, जो अमिताभ घोष, अब्दुल रज़ाक, लिंसे, जोसेफ, इन लोगों ने अच्छा रिप्रेजेंट किया है ये सदर्न कंट्रीज़ को. फॉर एग्जांपल इंडियन ओशन के जो आसपास के कंट्रीज हैं, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. सो क्लियर है अभी इसका आंसर? ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स कंट्रीब्यूट टू रीमैपिंग डिस्कस्ड बाय द पैसेज एक्सेप्ट, सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सिर्फ यूरोपियंस ही इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर रहे थे, isn't it? या ग्लोबल साउथ से ही फर्स्ट सेंटर ऑफ ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये भी ट्रू है, राइट. यस, इंडियन ओशन नॉवेल्स नेशनल कंसर्न के बियॉन्ड भी जा रही हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं. पर नो, वेस्ट ने हमको ट्रैवल करके ईस्ट को कॉस्मोपॉलिटन नहीं सिखाया है. हम लोग पहले से थे, हम भी पहले ट्रैवल कर ही रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो दिस इज फॉल्स. गॉट इट एवरीवन? बताओ. क्लियर all of you? Great, perfect. So according to me, based on overall मैंने तीनों slots के passages देख लिए हैं. Of course some may find it easy, hard or medium, but this was a harder passage, not just because of language but because of questions also. but अगर आप इस तरह के passage की practice करके थोड़ा comfort level improve कर लोगे, like generally आपको ऐसे 30 to 40 passages करने हैं, अब थोड़ा कंफर्ट लेवल इंप्रूव आपका हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली विद प्रैक्टिस. तो देन एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होगी. ऑल यू हैव टू डू इज नॉट रियली पुश योर सेल्फ टू वर्क हार्ड. ऐसा भी नहीं, एक कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन, एक शेड्यूल बना के रखो. क्या मुझे डेली के 2 पैसेज करने हैं. अभी पैसेज अगर हार्ड लग रहे हैं तो ठीक है, मुझे डेली रीडिंग करनी है. एंड क्लास में जो भी पैसेजेस होते हैं, मेरे क्लास में कहीं पे भी आप कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो बस मुझे क्लास में भी प्रैक्टिस करना है. वंस आई डेवलप सम कॉन्फिडेंस देन आई स्टार्ट टेकिंग क्विजेज, टेस्ट्स, या समझ रहे हो ना, खुद से थोड़ा सा बैठ के, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो. अदरवाइज आई विल रिकमेंड कि आप 1 या 2 पैसेज लेकर डेली बैठो. When you are scared of something and you keep facing it, धीरे धीरे you will not be scared of it, isn't it? कि हाँ ठीक है, अब तो सीख रहे, अब क्या, like that. So you have to keep facing it every single day till that passage gets scared of you and not you, right? And not vice versa. So make sure, मैं तो ये recommend करूँगी आप 1-2 पैसेज डेली करो. एक मेरे साथ कर लो, एक खुद कर लो, 1 या 2, and within a month or 2 होगा. But consistency is important. मैं तो ये भी क्लास में आ गई, जो लोग नहीं आए उनकी consistency आज ही गई, isn't it? So please. थैंक यू अंजलि सो मच. मैं तो हूँ, बट एट द सेम टाइम कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी. थोड़ा सा ऑनलाइन का हाँ ये होता है, राइट, कि आई कांट कम टू योर होम एंड चेक कितनी पढ़ाई कर रहे हो. थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करो. धीरे धीरे चीज़ें ऑफकोर्स अभी इंप्रूव होगी. मैं जस्ट स्टार्ट किया, दिस इज़ माई सेकेंड कैट 2024 क्लास, बट धीरे धीरे मैं स्टूडेंट्स का होमवर्क चेक करना, नोट्स देना, प्रैक्टिस, पोल, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट होंगी. थिंग्स विल नॉट बी लाइक दिस, ठीक है. पैराजंबल के लास्ट ईयर अनर्व 2, लास्ट टाइम में अभी जो पिछले महीने एग्जाम था उसमें 2 क्वेश्चंस आए थे. सो 2 से 3 ही नेक्स्ट ईयर भी आएंगे पैराजंबल के. पैराजंबल समरी, ऑड वन आउट, पैरा कंप्लीशन, 2 to 3 क्वेश्चंस मैक्स. सो आपका मेन, मैं आपको सारे टॉपिक्स कराऊंगी, पैराजंबल भी, समरी, ऑड वन आउट, बट वी हैव टू फोकस मोर ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो मेरे जितने भी क्लासेस होंगे उसमें 70% टाइम्स आई विल बी कंडक्टिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 30% of the times I will be conducting parajumble
समरी, उसे भी डोंट वरी, आप लोग 30% में कैसे प्रैक्टिस होगी, बट दे विल बी लॉन्गर क्लास। फॉर एग्जाम्पल एक साथ हमने 25, 30 या 50 क्वेश्चन ले लिए, एक बार में करके ख़त्म करो उसको, डेली डेली क्या करना, इजंट इट, उसकी प्रैक्टिस करो, मैं प्रैक्टिस शीट दे दूँगी, आपने सॉल्व कर लिया, मोर लाइक दैट। तो मेरे 70% जो सेशंस होंगे धीरे धीरे जो हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, इसलिए मैं एक पैसेज करवा रही हूँ क्लास में, वरना मैं 2-3 भी करवा देती और मैराथन में बीच में करवाऊंगी जब 2-3 होंगे, बट देन कंसिस्टेंसी मेंटेन हो, आधे एक घंटे के लिए आओ बट एक पैसेज एटलीस्ट करो, दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग विथ 1, बट द डे वी डू समरी ऑड वन आउट विल डू मोर, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन, आई विल सी यू टुमारो।